मैं डॉक्टर रजनी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट का इतिहास का सेकंड पेपर का टॉपिक आपको अध्ययन करवाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे जो टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख साधन। भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत भी अपन कह सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा स्रोत या साधन है क्या। आपने इतिहास लिया है और इतिहास सब्जेक्ट को किस प्रकार हम जाने। मुख्यतः आपका ये जो पेपर है वो प्राचीन भारत का है, तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम किस प्रकार जान सकते हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। स्रोत या साधन से मतलब होता है कि किसी के बारे में हमें जानकारी किन किन साधनों से मिल सकती है। जैसे आपने इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है और आपके बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी होगी तो आपके एडमिशन डेटा को हमको देखना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपने कितने % अंक प्राप्त करे हैं जिससे आपका इस महाविद्यालय में प्रवेश हुआ है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी विषय को जानने के लिए। जैसे अगर हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं और भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम साधनों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो इसको जानने के लिए हम 3 प्रकार के साधन ले सकते हैं भारतीय इतिहास को। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी लेखकों व यात्रियों के विवरण। मैं आपको दिखाती हूँ कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि कुछ आपके सामने कुछ इंस्क्रिप्शंस है, कुछ टूटी फूटी इमारतें हैं, स्मारक है, कुछ उपकरण है, पत्थर के औजार हैं और कुछ शिलाएं हैं जिन पे कुछ अंकन हुआ है। तो ये किस प्रकार भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हमको देते हैं। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोतों को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हैं जैसे अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक हैं, मुद्राएं हैं, शैल चित्र हैं, उत्खनित पुरावशेष है जिसमें मृत भांड आते हैं, उपकरण आते हैं, आभूषण आते हैं। ये सब वस्तुएं इसमें सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम हम अभिलेखों की बात करते हैं तो अभिलेख के कई प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें है मूर्ति लेख है, शिलालेख है, ताम्रपत्र लेख है, स्तंभ लेख है, अनेक प्रकार के अभिलेख आते हैं। अब स्तंभ लेखों की अगर हम बात करते हैं तो स्तंभ लेखों में जैसे अशोक के स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में हमें अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। आप मंदिरों में जाते होंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है। मूर्तियों के नीचे, कई मूर्तियों के नीचे कुछ अंकन आपको देखने को मिलता है। तो वो अंकन उस मूर्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि वो मूर्ति कब स्थापित हुई, किसने स्थापित करी और वो उसका उद्देश्य क्या था उस मूर्ति को स्थापित करने का। इस प्रकार हम केवल उस मूर्ति से हम भारतीय इतिहास को काफ़ी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक ताम्रपत्र लेख है, जो बहुत ही प्रामाणिक साधन माने जाते हैं, वो ताम्रपत्र लेख हम इस प्रकार प्राचीन भारत में देखते हैं कि जो पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वो अपनी जो उनके निजी कर्मचारी होते थे, उनके सहायक कर्मचारी होते थे, वो उनकी सेवाओं के बदले वो उनको कुछ प्रदान करते थे, जैसे भूमि प्रदान करते थे। तो भूमि प्रदान करते थे तो इसलिए वो जब भूमि प्रदान करते थे तो उन ताम्रपत्रों पर अंकन कर देते थे कि वो भूमि किस उद्देश्य के लिए दी गई, कब दी गई। अगर उसको स्थायी रखना है
कि उसकी पीढ़ियों तक उसको हमको प्रदान करना है, तो वो हम किस प्रकार वो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वो भूमि चलती रहेगी। इस प्रकार ताम्रपत्र भी बहुत प्रामाणिक साधन माने जाते हैं भारतीय इतिहास को जानने के। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अगर हम शैल चित्रों की बातें करते हैं तो शैल चित्र क्या होते हैं? जो आदि मानव था प्राचीन काल में, आपको शैल चित्र के बारे में पूरा चैप्टर है, पूरा अध्याय है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो शैल चित्र में जो गुफाएं होती थी उसमें आदि मानव अपनी कुछ अपने दिमाग की कई उपज को वो उन पर अंकित कर देता था। वो जो आसपास उसके जो घटित होता था उसको वो अंकित कर देता था, जिससे वो उस समय के जो आदि मानव के काल के हमको कई अवशेष मिलते हैं, वो हमको इन्हीं उसमें गुफाओं के चित्रों से मिलते हैं। मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया भी है कि किस प्रकार इन गुफाओं की दीवारों पर आदि मानव ने कुछ अंकन किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कि उन्होंने इस टाइप से अंकन किया है, जैसे कोई जानवर है, उनके पीछे तीर लेकर कोई मनुष्य भाग रहा है, तो जो आसपास की जो नियमित गतिविधियां होती थी उनको ही वो अंकन कर देता था। तो उस समय जो शैल चित्र है उस समय के, आज वो हमको प्रामाणिक साधनों के बारे में मिलते हैं, तो वो भारतीय इतिहास को हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। स्मारकों की बात अगर हम करते हैं तो आपने पहले की कक्षाओं में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा होगा, तो वो पुरातात्विक स्रोत है। हमको खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनेक तरह की हमको रहस्यमयी परतें खुली है, और उन खुदाई में कई, जैसे हम आज बात करते हैं कि वहाँ सुनियोजित नगर प्रणाली थी, वहाँ पर सुनियोजित नालियाँ बनी हुई थी, सुनियोजित सड़कें बनी हुई थी, विशाल स्नानागार थे, इवन बंदरगाह के उदाहरण भी मिलते हैं। तो वह सब चीज़ें हमको कहाँ मिली? वो सब चीज़ें हमको पुरातात्विक स्रोतों से मिली, उत्खनन से वो जो सामग्री मिली उनसे हम अपने प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। स्मारकों के अलावा हमको जैसे मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कई प्रकार के उपकरण मिलते हैं, बड़े बड़े, जैसे पहले के जो आदि मानव था वो अपने जो उदर पूर्ति के लिए जो जानवरों को मारता था, तो उसके लिए उन्होंने पत्थरों के औजार बनाए थे, वो भी हमको खुदाई में प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के आभूषण भी हमको प्राप्त हुए हैं खुदाई में। तो ये सारी चीज़ें प्रामाणिक मानी जाती है, और पुरातात्विक स्रोतों को आज हम प्रामाणिक स्रोतों के रूप में मान सकते हैं। ये तो पुरातात्विक स्रोतों की बात हुई। अब पुरातात्विक जो स्रोत है वो हमको खुदाई में मिल गए, लेकिन इसके अलावा क्या हमको कुछ लिखित सामग्री भी भारतीय इतिहास के बारे में प्राप्त हुई है? तो उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। जैसा कि साहित्यिक स्रोत है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है और ब्राह्मण साहित्य है। सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण साहित्य में हमको वेद, सबसे पहले वेद लेते हैं, तो वेद जिस 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे सर्वप्रथम जो ऋग्वेद था उसके बारे में हमको वैदिक काल से प्रामाणिक जानकारी मिलती है और लिखित सामग्री हमको मिलती है। फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, और उत्तर वैदिक काल में ही हम उनको बहुत ही हर प्रकार का, उस समय उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी, ये सारी चीज़ें भी हम इन साहित्यिक साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में जैसे ब्राह्मण है, आरण्यक है। आरण्यक क्यों नाम दिया गया इन ग्रंथों को? अरण्य किससे बना हुआ है? अरण्य। अरण्य मतलब वन, जंगल।
जो वनों में, जंगलों में जो अध्ययन किया गया प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा, उनको आरण्य कहा जाता है। उपनिषद जिसमें दार्शनिक विचारों का हमको बहुत जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए और उनके बारे में कई प्रश्न हमको, गूढ़ प्रश्न, रहस्यमयी प्रश्न, दार्शनिक चिंतन हमको उपनिषदों से ही प्राप्त होता है, जो संदर्भ ग्रंथों के रूप में आज भी उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम सूत्र साहित्य की बात करते हैं या वेदांग की बात करते हैं, जो 6 प्रकार के होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो ये सूत्र साहित्य भी हमको भारतीय इतिहास के जो अनछुए पहलू है उनके बारे में जानकारी देते हैं। स्मृति जैसे नारद स्मृति है, मनु स्मृति, ये सारी लिखित सामग्री है। महाकाव्य है, महाकाव्य में जैसे रामायण है, महाभारत है। रामायण से हमको राम जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन काल के विषय में, उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा महाभारत के जो कृष्ण का काल था, द्वापर युग था, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों में हमको सृष्टि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार साहित्यिक स्रोत भी लिखित सामग्री के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत रहते हैं। दूसरे नंबर पर हम बौद्ध साहित्य को लेते हैं। बौद्ध साहित्य में हम सर्वप्रथम त्रिपिटक को लेते हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक है। ये तीनों पिटक बुद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं। दूसरे नंबर पर हम जातक ग्रंथों को लेते हैं। जातक ग्रंथ क्या थे? जातक ग्रंथ जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं थी, वो जातक नाम से प्रसिद्ध है। तो जातक ग्रंथों को हम बहुत प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो है, महावंश और दीपवंश है। इसके अलावा जो संस्कृत बौद्ध साहित्य है, जिसमें महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य, आर्य मंजूश्री मूल्क, कल्प, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये सारे जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में हमको जानकारी प्राप्त कर देते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के विषय में जानकारी देते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन काल के विषय में जानकारी देते हैं तथा इन शिक्षाओं पर चलने का हमको आग्रह करते हैं। आज भी इनको काफ़ी अगर हम अनुसरण करें तो इनसे हम आगामी पीढ़ी को भी कई प्रकार का संदेश दे सकते हैं। अब हम जैन साहित्य को लेते हैं। जैन साहित्य में आगम ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ है, जैसे निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी ग्रंथ है, टीकाएँ हैं, भद्रबाहु चरित्र है, जैन पुराण है, कथाएँ हैं। ये सारी जानकारी हमको जैन साहित्य, जैन धर्म के बारे में जानकारी देती है। महावीर स्वामी के बारे में जानकारी देती है, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी देती है। तो ये जो सारे ग्रंथ है वो साहित्यिक रूप में आज भी हमारे पास उपलब्ध है साहित्य के रूप में, और उनका अध्ययन करके हम काफ़ी हद तक जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमने धार्मिक साहित्य के बारे में अध्ययन किया। अब हम धर्मेतर साहित्य के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो धर्मेतर साहित्य में 2 प्रकार के साहित्य हम लेते हैं। जैसे लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य में पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा पूरी अर्थव्यवस्था की हमको जानकारी प्राप्त करती है। आज भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को संदर्भ ग्रंथ के रूप में लिया जाता है। पातंजलि का महाभाष्य है या गार्गी संहिता है, कामंदक का नीति सार है। ये सारी जो धर्मेतर साहित्य में आते हैं, लौकिक साहित्य में आते हैं। इसके अलावा अर्ध ऐतिहासिक साहित्य को हम लेते हैं तो उसमें विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का रघुवंश व मालविकाग्नि मित्रम है, और सोमदेव का कथा सरिता सागर है। ये सारे ग्रंथ हमको अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में हम लेते हैं और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक साहित्य के में अगर हम अध्ययन करें तो कल्हण की राजतरंगिणी मुख्य रूप से है।
जिसमें कश्मीर के संपूर्ण इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। विल्हण का विक्रमादेव चरित है, जयानक का पृथ्वीराज विजय है जिसमें पृथ्वीराज और संयोगिता की जानकारी प्राप्त होती है। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित है, वाकपतिराज का गोड़वो है। तो ये सारी जानकारियाँ हमको इतिहास के बारे में, ये ग्रंथ हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमने लौकिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य को हमने देखा। अब हम अगर क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य देखते हैं तो क्षेत्रीय भाषाएं क्या है? स्थान विशेष की, जैसे तमिल साहित्य या राजस्थान की कोई भाषा है, तो ये सब भाषाएं हैं। तो उनके बारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में भी हमको कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के मैं नाम बताती हूँ जिनसे हमको भारतीय इतिहास के बारे में बहुत प्रामाणिक जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे तमिल साहित्य में शिल्पदिकारम है, मणिमेखलई है, और जैसे ये दोनों साहित्य, शिल्पदिकारम और मणिमेखलई, ये संगम युग के प्रामाणिक ग्रंथ है। और संगम युग की सारी जानकारी, संगम क्या था, जिसमें कवियों का सम्मेलन होता था, आगे ये आपको अध्याय पढ़ाया जाएगा, उसमें उसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। ये जो सारे जितने भी भारतीय इतिहास के स्रोत हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में जगह जगह आपको यूज़ करने पड़ेंगे, उनको जगह जगह आपको कोट करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे को इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कन्नड़ साहित्य में बताया मैंने, आपके सामने स्लाइड है। नरिप्ति उनका कवि राजमार्ग है, कवि पंप की विक्रमार्जुन विजय है। तो ये सारी कन्नड़ साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त देते हैं हमको। अपभ्रंश भाषाओं का साहित्य, अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य में हम जैसे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, नरपति नाल का बीसल देव है, जागनी का परमल रासो है। ये सारे राजस्थानी भाषा से जो अपभ्रंश भाषाओं का साहित्य है उसके बारे में जानकारी देते हैं। हमने अभी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा, साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा। अब जो विदेशी भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, क्या सोचा, क्या इस पर उन्होंने लेखनी चलाई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन विदेशी लेखकों व यात्रियों के वृत्तांतों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पे यूनान व रोम के लेखक है, नंबर 2 पे चीन के लेखक है, और नंबर 3 पे अरब के लेखक है। यूनान व रोम के लेखकों में जैसे हिकालियस की ज्योग्राफी है, हेरोडोटस जो इतिहास का जन्मदाता माना जाता है, उन्होंने हिस्टोरिका लिखी, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, और मौर्य काल की संपूर्ण जानकारी इसमें सम्मिलित है। स्ट्रेबो का भूगोल है, प्लिनी द एल्डर का प्राकृतिक इतिहास है, प्लूटार्क का लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर है, टोलेमी का भूगोल है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका मिला है, जिसके लेखक का नाम हमको ध्यान नहीं है, हमको मिला नहीं है लेखक का नाम, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो सामुद्रिक मार्गों की हमको जानकारी प्रदान करता है। अब हम चीन के लेखकों की बात करते हैं तो चीन के लेखकों में शुमाचिन है, फाइयान है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और गुप्त काल के संपूर्ण जानकारी इसने दी है। हेनसांग है, हेनसांग के विवरण, जिन्होंने हर्षवर्धन के काल में ये भारत आए और उन्होंने पूरी जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह की जानकारी दी। ह्यूली ने जैसे हेनसांग की जीवनी लिखी, इत्सिंग ने पूरा बुद्धिस्ट रिलीजन, जो आप सामने आपके स्लाइड, आप एक बार उस पर देख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें उन्होंने चाइना के जो चीन के लेखक हैं उन्होंने लिखी और इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अरब के लेखकों हैं, अरब के लेखकों ने पूरे अरब इतिहास का जानकारी दी। इसमें सुलेमान की सिलसिला दो तवारीख है, अल बिलादुरी की फतुल बुल्दान है,
अल मसूदी की मुरुजुल जहाब है, अल बैरूनी की तहकीकात हिंद है, जिन्होंने महमूद गजनवी के बारे में जानकारी दी, हसन निजामी की ताजुल मासिर है, मिनाजुद्दीन की तबकाते नासिरी है। तो ये सारे ग्रंथ भी प्रामाणिक माने जाते हैं। ये एक अलग बात है कि कुछ इन जो इतिहासकारों ने वो कुछ पूर्वाग्रहों से पूर्वाग्रहों का असर था उन पर, तो उन्होंने कुछ अपने उस काल के राजाओं के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा है। लेकिन हमारे पास में ही जो एकमात्र ये जो स्रोत है वो हमारे लिए इतने उपयोगी है कि उनसे हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और एक धरोहर के रूप में हम भारत की संस्कृति को जान सकते हैं। धन्यवाद।